Hey everyone, this is Simran. Welcome back to our YouTube channel IGNOU E-पाठशाला. Hope you people are doing well. So आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस IBO 05 के. इससे पहले ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ IBO 1, IBO 2, IBO 3 एंड IBO 4 के वीडियोस एंड आई होप इन सब वीडियो से आपको अपने एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी. और आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स का मेरे पास मेल भी आया है कि मैम 90% क्वेश्चन हमने आपकी वीडियोस से देखे हैं, एग्जामिनेशन में आए हैं. ठीक है, एंड आई होप IBO 5 और IBO 6 के भी वीडियोस आपको एग्जामिनेशन में देखने को ज़रूर मिले. ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेकिन अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए. ठीक है, चलते हैं फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन की तरफ. देखो, सबसे पहले तो यहाँ पेपर का पैटर्न क्या रहता है आपके. तो यहाँ पे आपका आते हैं शॉर्ट नोट्स, इसके साथ आता है हमारा डिफरेंसेस और लास्ट में हमारे होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस. ठीक है, तो ये गुलाल पैटर्न रहता है आपके इस पर्टिकुलर पेपर के लिए. सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट नोट्स. पहला क्वेश्चन है हमारा 7R फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स. ये आपका यूनिट नंबर 1 से है. ठीक है, अब 7R फ्रेमवर्क एग्जामिनेशन में ऐसा हुआ था कि ये पहली बार एग्जाम में पूछा गया था, तब स्टूडेंट्स को इसका आइडिया नहीं था. ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी जब वीडियो बनाई है तो मैंने 7R फ्रेमवर्क आपको उसमें समझा दिया है, तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर रेफर कर लीजिएगा. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि IBO 5 से रिलेटेड मैंने आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड किए हुए हैं, तो उनकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी है. तो मैं प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर आई बटन में शेयर कर दूंगी, प्लस टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी. तो प्लीज़ आप उनको रेफर करिएगा, आपको काफ़ी चीज़ें वहीं से ही देखने को मिल जाएंगी आपके एग्जामिनेशन के अंदर, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन ऑफ लाइनर वेसल. ये है हमारा यूनिट नंबर 7 से. नेक्स्ट है प्रॉब्लम फेस्ड बाय पोर्ट्स. ये है यूनिट 14 से, और ये आपका एग्जामिनेशन बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है. नेक्स्ट है न्यू पॉलिसी पैकेज फॉर इंडियन शिपिंग. ये है हमारा यूनिट नंबर 10 से. वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. ये है आपका यूनिट नंबर 4 से. सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल. ये है हमारा यूनिट नंबर 5 से. ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है. ठीक है, नेक्स्ट है बेयर बोट चार्टर. ये है हमारा यूनिट नंबर 12 से, और ये भी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ट्राम शिपिंग क्या होती है, ये सबसे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है. और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ट्राई किया है कि मैं आपको अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करूँ. मैंने ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है इन सब टॉपिक्स पे, क्योंकि आई नो कि ये सब टॉपिक्स पे आप इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं होंगे. ठीक है, तो उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, आपके पास कंटेंट भी आ जाएगा जो आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं, प्लस आपको टॉपिक की क्लैरिटी भी हो जाएगी, तो आपको मगअप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन पोर्ट्स. तो ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 14 से. नेक्स्ट है UN लाइनर कोड, दैट इज फ्रॉम यूनिट 16. नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस सिस्टम इन लाइनर शिपिंग. ये है हमारा यूनिट नंबर 11 से. नेक्स्ट है स्टेप्स इन्वॉल्व इन हैंडलिंग एक्सपोर्ट कार्गो. ये है हमारा यूनिट नंबर 5 से. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट. रजिस्ट्रेशन ऑफ शिप्स इन इंडिया. ये है यूनिट नंबर 7 से. नेक्स्ट है इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो. ये है आपका यूनिट नंबर 15 से. अब देखो, कुछ क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो आपको लॉन्ग में पूछे गए. जैसे इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो है, ये आपको लॉन्ग में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है. ठीक है, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स आप खुद से भी एनालाइज करो. कुछ ऐसे टॉपिक्स जिसमें आपको दिख रहा है कि आपकी जो बुक है SLM में, डेट इज आपका स्टडी मटेरियल है, अगर उसमें उसका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा दिया है तो आप उसको एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 20 मार्क्स में आपका आ सकता है. ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप 20 मार्क्स के एस्पेक्ट से ही तैयार करो. बाकी तो मैं यहाँ पे आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही हूँ कि क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और बता भी दे रही हूँ कि किनको 20 मार्क्स के लिए आपको प्रिपेयर करने की भी ज़रूरत है. ठीक है, नेक्स्ट है मेन वॉयज चार्टर पार्टी क्लॉज. ये है आपका यूनिट नंबर 12 से. नेक्स्ट है इन ग्रोथ ऑफ सी बॉर्न ट्रेड. ये है हमारा यूनिट नंबर 9 से. नेक्स्ट है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 14. नेक्स्ट है कमर्शियल क्राइम ब्यूरो. ये है आपका यूनिट नंबर 15 से. नेक्स्ट है हमारा बॉन्डेड वेयर हाउस. ये है आपका यूनिट नंबर 4 से. नेक्स्ट है हमारा वॉर्सो कन्वेंशन. ये है यूनिट नंबर 13 से. और लास्ट हमारा प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट ऑफ फोर्स. ये है हमारा यूनिट नंबर 14 से. ठीक है, आई होप शॉर्ट नोट्स तो क्लियर हो गए. डिफरेंसेस. ठीक है, तो डिफरेंसेस आपके एग्जामिनेशन में पूछे हैं, इनके डिफरेंसेस.
सबसे पहला है रीऑर्डर क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस, ये है आपका यूनिट नंबर 5 से। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ शिप्स, ये है हमारा यूनिट नंबर 7 से। नेक्स्ट है कमर्शियल क्राइम ब्यूरो एंड काउंटरफीटिंग इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये है आपका यूनिट नंबर। नेक्स्ट है हमारा डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स एंड इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स, ये है आपका यूनिट नंबर 1 से, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल कार्गो रेट्स एंड स्पेसिफिक कार्गो रेट्स, ये है हमारा यूनिट नंबर 11 से। ओपन रेट्स एंड एड वैलोरम रेट्स, ये भी आपका 11 यूनिट से है। बिल ऑफ लैडिंग एंड चार्टर पार्टी, ये है आपका 13 से और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये डिफरेंस एग्जाम में ज़रूर आता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में प्रोवाइड भी किया हुआ है। नेक्स्ट है शिप ओनर्स लाइन एंड मैरीटाइम लाइन, ये है हमारा यूनिट नंबर 13 से ही। नेक्स्ट है इंटर मॉडलिज्म एंड मल्टी मॉडलिज्म, ये है आपका यूनिट नंबर 8 से। नेक्स्ट है लाइनर शिपिंग एंड ट्राम शिपिंग, दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 7, और मैंने बताया कि ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है टाइम चार्टर एंड वॉयज चार्टर, ये है आपका यूनिट नंबर 12 से, ये भी आपका क्या है इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा टोटल सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये है हमारा यूनिट नंबर 2 से, ठीक है। दूसरी कि कहीं पर भी अगर आप अपनी कोर्स को पढ़ोगे तो इनसे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलेंगे। आई गेस मुझे जितना याद है टोटल सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपको जो आपको एग्जाम्पल है उसके साथ एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है जहाँ पर आप देख रहे हो कि एग्जाम्पल्स ऑलरेडी मैंशनड हैं आपके कोर्स बुक में, तो प्लीज़ उन एग्जाम्पल्स को ज़रूर यूज़ करिएगा अपने एग्जामिनेशन में, ताकि आपको नंबर और अच्छे मिल सकें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वॉयज चार्टर एंड डिमाइस चार्टर, ये है आपका यूनिट नंबर 12 से, और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट्स एंड कंटेनर फ्रेट स्टेशंस एंड फ्लैट ट्रैक एंड ओपन टॉप कंटेनर्स, ठीक है। तो ये है हमारा यूनिट नंबर 8 से, एंड ये आई गेस यहाँ पे रिपीट हो गया, ठीक है। परपेचुअल एंड पीरियोडिकल रिव्यू सिस्टम यूज फॉर रिप्लेनिशमेंट, ये है हमारा यूनिट नंबर 5 से, और इसमें लास्ट है डॉक्यूमेंट ऑफ इंटरस्टिक्स एंड कमर्शियल डॉक्यूमेंट ऑफ डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स, ये है आपका यूनिट नंबर 1 से, ठीक है। तो आई गेस यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपके 20 मार्क्स के आते हैं, तो एटलीस्ट आपको 5 to 6 पेजेस हर हाल में लिखने ही लिखने हैं 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो करिएगा कि अगर टाइम कम है तो आप 5 पेजेस तक एटलीस्ट लिख पाएँ। अगर आप 4 या 4.5 पेजेस तक लिखेंगे तो हो सकता है आपको थोड़े नंबर कम मिले, बट जो भी लिखना है वो लॉजिकल भी लिखना है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिखना है, ठीक है। सबसे पहला है यहाँ पे क्वेश्चन, डिफाइन मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स एंड एक्सप्लेन द रीसेंट डेवलपमेंट इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स दैट हैव मेड इट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, ये आपका है यूनिट नंबर 1 से। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स कैन राइज ऑन अकाउंट ऑफ 3 मेजर फैक्टर्स, एलैबोरेट ऑन दिस स्टेटमेंट एंड द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स, ये भी आपका यूनिट 1 से है। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेजर aspects of strategic logistic planning, explain these aspects and enumerate factors that influence the logistics planning, ये है आपका यूनिट नंबर 2 से। नेक्स्ट है what are the 3 important concepts relevant to logistics management by an organization, explain these concepts and state on to which one you regard the best and why, ये भी हमारा यूनिट नंबर 2 से है। Next, enumerate the common areas where frauds and disputes normally take place in international marine transactions and commercial shipping, and state the precautions to be taken by the international buyers and sellers to prevent the possibilities of such fraud, ये है यूनिट नंबर 15 से, और यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है द पब्लिक वेयर हाउसिंग इन इंडिया एनविसेज अ 3-tier सिस्टम, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, 3-tier सिस्टम। Clarify and state the broad objectives of the Warehousing Corporation of India. Describe the public warehousing network in India and outline the role of Central Warehousing Corporation in facilitating overseas trade. ये है आपका यूनिट नंबर 4 से। अब देखो मैंने आपको ऑलरेडी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन शॉर्ट नोट्स में दिया था, और मैंने आपको क्या बताया कि जो क्वेश्चन आपके कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में ही मिल सकते हैं। तो ये टॉपिक आपका देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को इसी तरीके से प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द लाइनर शिपिंग सर्विस एंड एक्सप्लेन द वेरियस चार्जेस दैट आर यूजुअली डिवाइड ऑन द बेसिक फ्रेट, ये है यूनिट नंबर 11 से।
नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन दैट मेक इट नेसेसरी टू ऑल्टर इट। ये है यूनिट नंबर 5 से और ये इम्पॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला प्लीज़ 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 से याद रखिएगा, ठीक है। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, ये सब फॉर्मूला बैग्ड है, तो प्लीज़ इनको फॉर्मूला भी ज़रूर मेंशन करिएगा इनका एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आपका आता है, ठीक। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड ब्रिजिंग एंड स्टेट इट्स एडवांटेजेस। दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 8। नेक्स्ट है स्टेट द मेजर कंसर्न्स ऑफ शिपर्स एंड शिप ओनर्स इन द केस ऑफ लाइनर शिपिंग। ये आपका है यूनिट नंबर 11 से। नेक्स्ट है स्टेट द ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ अ कैरियर ऑफ गुड्स अंडर कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 1925 एंड ऑल्सो अंडर वॉर्सो कन्वेंशन 1929 फॉर कैरेज बाय एयर। ये है आपका यूनिट नंबर 13। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स इन प्रिवेंटिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग द मैरीटाइम फ्रॉड। दिस इज फ्रॉम नंबर 50, ठीक। नेक्स्ट है analyze the role of major airports in India in handling international cargo and state the constraints faced by them. How far has the recent comprehensive policy on airport infrastructure helped in improving the situation? ये है यूनिट नंबर 6 और ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया लाइनर शिपिंग है, ट्रैम शिपिंग है, ये सब इंपॉर्टेंट है। चार्टर पार्टीज इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। वॉइड चार्टर क्या होता है, टाइम चार्टर क्या होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैंने आपको इस पे वीडियोस भी प्रोवाइड किया हुआ है, तो प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक मैं आपको आई बटन में शेयर कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर रिजॉल्विंग शिपर्स प्रॉब्लम। डिस्कस द कंसल्टेटिव arrangements in India for resolving shippers problem and role of AISC in this regard. Discuss the measures that have been adopted by USA to safeguard the interests of the shippers. ये है आपका यूनिट नंबर 16 से। नेक्स्ट है describe the problems faced by the ports and policy initiatives taken by the government of India for the development of ports. This is from unit number 14। और देखो ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक। Describe the advantages and disadvantages of containerization to the shippers. Also state the precautions a shipper has to take while committing goods to the containerized transport। ये है यूनिट 8 से और ये भी इंपॉर्टेंट है। कंटेनराइजेशन में क्वेश्चन आता है, कितने टाइप के कंटेनर्स होते हैं, कैसे कैसे कंटेनर्स होते हैं, ये भी याद रखना जरूरी है। मैंने कंटेनराइजेशन पे आपको वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, वीडियो जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द मेजर फंक्शंस ऑफ सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशंस एंड स्टेट द वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज इट हैज एस्टैब्लिश्ड एट द पोर्ट टाउन्स एंड इन द अदर इंडस्ट्रियल सिटीज इन द हिंटरलैंड। ये है यूनिट 4 से। Next year, during the last 3 decades, multimodal transport has made rapid progress. Comment on the statement and explain as to how it represented the movement of merchandise through hinterland. Also state the liabilities of a multimodal transport operation. ये है यूनिट नंबर 13 से। Last question हमारा outline the structure of civil aviation in India and discuss the role of Airport Authority of India and Directorate General of Civil Aviation in functioning of air services in India. ये है आपका यूनिट नंबर 6 से। सो आई होप जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं ये आपके एग्जामिनेशन में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। प्लस मैंने आपको जो बताया कि प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कर लीजिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो और आपके पास कंटेंट भी आ जाएगा कि क्या चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में मेंशन करनी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरा कंटेंट लिखा और उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर भी किया है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोज़ को शेयर करना मत भूलिएगा एंड आई विल ट्राई कि IBO 6 का वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।